इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स का ये 9वां वीक है। इस वीक के इस पहले लेक्चर में हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक जो पिछले वीक तक हमने पढ़ा, पिछले वीक और उसके पिछले कुछ वीक में हम लोगों ने सिलोजिस्टिक लॉजिक स्टडी किया था और वो सिलोजिस्टिक लॉजिक मेनली एक ट्रेडिशनल लॉजिक की कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि एरिस्टोटल के समय में ग्रीक पीरियड से अध्ययन किया जाता रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया उस सिलोजिस्टिक लॉजिक को। उसमें बहुत लंबे समय तक लॉजिशियंस ने अपना उसको समझने में, उसमें महारत हासिल करने में, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने में अपना पूरा समय व्यतीत किया। लेकिन एक मॉडर्न टाइम में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए जो डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक की ओर फोकस करना शुरू किए। तो वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक है, जिसको मॉडर्न लॉजिक और कभी कभी सिंबॉलिक लॉजिक कहा जाता है, हम उस लॉजिक का अध्ययन इस वीक से शुरू करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉडर्न लॉजिक का उस ट्रेडिशनल लॉजिक से क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल लॉजिक और मॉडर्न लॉजिक में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में जो डिफरेंस है वो दरअसल डिग्री का डिफरेंस है, न कि क्वालिटी का डिफरेंस। क्वालिटी का डिफरेंस और डिग्री के डिफरेंस में क्या अंतर है कि एक ही क्वालिटी की चीज़ अगर कम डिग्री में और ज़्यादा डिग्री में रहती है तो उसको हम डिग्री डिफरेंस कहते हैं, उसको क्वालिटी डिफरेंस नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे क्वालिटी डिफरेंस, या उसी को अगर काइंड डिफरेंस भी बोला जा सकता है, कि एक प्रकार की चीज़ में कम और ज़्यादा मात्रा की बात हो तो इस तरह के डिफरेंस को हम डिग्री डिफरेंस कहते हैं। और अगर पूरी तरह वो उसका प्रकार ही बदल जाए तो हम कहेंगे कि वो दैट इज़ डिफरेंस ऑफ काइंड। लेकिन हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल लॉजिक है उसका मॉडर्न लॉजिक के साथ जो डिफरेंस है वो प्रकार का डिफरेंस नहीं है। प्रकार का डिफरेंस इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि बहुत बार इस तरह से देखा जाता है कि ट्रेडिशनल लॉजिक एक एम्ब्रियो की तरह है, जिसमें से हमारा जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है वो मॉडर्न लॉजिक की तरह देखा जाता है। ट्रेडिशनल लॉजिक एंड मॉडर्न लॉजिक डिफर इन डिग्री, नॉट इन काइंड, बट दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। बोथ आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लाइक एम्ब्रियो टू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। अब मॉडर्न लॉजिक जो है वो इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों काइंड में डिफरेंट नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें वो शेयर करते हैं। द मॉडर्न लॉजिक शेयर्स विथ ट्रेडिशनल लॉजिक द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज, एंड इंडीड it offers methods of deciding the validity of types of arguments which cannot be tested by the traditional logic. Similarity दोनों में क्या है कि दोनों कुछ methods ऑफ़र करते हैं जिनको यूज़ करके आप जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ख़ास बात ये हो जाती है, बेहतरी क्या हुई है मॉडर्न लॉजिक में, उसको अगर देखें तो कुछ इस प्रकार के मेथड्स देता है मॉडर्न लॉजिक जिनको यूज करके, जिनको अप्लाई करके हम उन आर्गुमेंट्स की भी टेस्टिंग, वैलिडिटी टेस्टिंग कर सकते हैं जिनकी टेस्टिंग हमारे सिलोजिस्टिक लॉजिक में, ट्रेडिशनल लॉजिक में पॉसिबल नहीं थी। इट प्रोवाइड्स फर्दर अ प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशंस। ये न सिर्फ वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स की, अपार्ट इवन सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स और इंक्लूडिंग नॉन सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स, असिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स, उन सब की वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए मेथड तो प्रोवाइड करता ही है, साथ साथ जो प्रोपोजिशंस होते हैं उनको एनालाइज करने का भी एक प्रोसीजर ऑफ़र करता है। एक मॉडर्न लॉजिशियन थे C.I. लुईस, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मॉडर्न लॉजिशियन माने जाते हैं। उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न लॉजिक की बताई थी, उनको हम पहले देखते हैं। मॉडर्न लॉजिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए C.I. लुईस कहते हैं कि ये 3 बातों को अगर उनमें मॉडर्न लॉजिक में नोटिस किया जा सकता है मुख्य रूप से। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉडर्न लॉजिक में फोनोग्राम्स की जगह ईडियोग्राम्स प्रिफरेबली यूज़ होने लगे और मॉडर्न लॉजिक को एक तरह से डिडक्टिव मेथड को प्रेफरेंस देने वाला लॉजिक समझा जा सकता है। फोनोग्राम्स, ईडियोग्राम्स क्या होते हैं, डिडक्टिव मेथड से यहाँ क्या मतलब समझना है, और वो अभी हम चर्चा करते हैं आगे। इसके साथ साथ जो तीसरी खासियत समझी जाती है वो ये है कि यूज़ ऑफ वेरिएबल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में शुरू हो गया लॉजिक में, मॉडर्न लॉजिक में। तो इन सब खासियतों को हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या इनको बताने का मंतव्य क्या है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि ईडियोग्राम्स और फोनोग्राम्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। ईडियोग्राम्स साइंस विच स्टैंड डायरेक्टली फॉर कॉन्सेप्ट्स। ईडियोग्राम्स वो साइंस होते हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट्स के लिए सीधे यूज़ करते हैं, यानी कि अगर वो साइन आपके सामने आए तो आप सीधे आपके दिमाग में क्या रिकॉल होगा, सीधे जो जिस कॉन्सेप्ट के लिए वो आ रहा है वो रिकॉल होगा। फोनोग्राम ऐसे साइन होते हैं जिनसे आप पहले तो साउंड को रेफ़र करते हैं और वो साउंड किसी कॉन्सेप्ट को रेफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से फोनोग्राम्स आर साइंस विच स्टैंड डायरेक्टली फॉर साउंड एंड ओनली इनडायरेक्टली फॉर कॉन्सेप्ट्स। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखने हो तो ईडियोग्राम्स के एग्जाम्पल के रूप में हम मल्टीप्लिकेशन साइन को ले सकते हैं और क्वेश्चन मार्क को ले सकते हैं, और इनका जो इक्विवेलेंट फोनोग्राम होगा वो लैंग्वेज में जब हम वर्ड्स बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, ये जो वर्ड्स हैं लैंग्वेज में जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको आप फोनोग्राम्स की तरह समझ सकते हैं। फोनोग्राम्स उनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम वर्ड सुनते हैं तो उससे एक साउंड आता है, वो साउंड पहले हमारे दिमाग में रिकॉल होता है और फिर वो साउंड किसको रेफ़र करता है उधर हम उस रेफरेंस को, उस कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्टली रेफ़र कर पाते हैं। अगला जो हमारा मॉडर्न लॉजिक की खासियत हमने समझी थी उसमें दूसरी जो बात थी वो है डिडक्टिव मेथड की। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेथड इज़ दैट फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स वी कैन जनरेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ अदर स्टेटमेंट्स ऑफन न्यू एंड सरप्राइजिंग। इसमें डिडक्टिव मेथड ऐसे मेथड को कहते हैं हम जिसमें कि मान लीजिए कि कुछ आपके पास बेसिक कुछ बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हों, उन स्टेटमेंट से अगर कुछ थोड़े से रूल्स को अप्लाई करके अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आप डेराइव कर पाते हों, तो ऐसे जो मेथड, जिस मेथड से ऐसा किया जाता है उस मेथड को हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। अगर उन्हीं स्टेटमेंट से उन रूल्स को अप्लाई करके हम बहुत सारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं जो कि हमारे लिए सरप्राइजिंग हो सकते हैं, न्यू लग सकते हैं, लेकिन फिर भी वो निकलते उन्हीं स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स से हैं जिन पर रूल अप्लाई करके उनको डिराइव किया गया है। तो इस तरह से जब मेथड अप्लाई किया जाता है तो इस मेथड को कहते हैं डिडक्टिव मेथड। और इस तरह का काम करते हुए आप देखेंगे कि मॉडर्न लॉजिक में बहुत सारे एक्सियोमेटिक सिस्टम्स बनाए गए, डिडक्टिव सिस्टम्स बनाए गए। इसी प्रकार के एक डिडक्टिव सिस्टम से आप पहले से ही परिचित हैं। उसको अगर आप ध्यान दें तो आपने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ते समय यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी थी। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आई थी वो यूक्लिड के एलिमेंट्स नामक बुक से आई थी। एलिमेंट्स नामक बुक में यूक्लिड ने कुल मिलाकर किया क्या था, उसकी एलिमेंट्स में उस जो एलिमेंट्स नाम की कृति है यूक्लिड की, उसमें कुल 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। एक तो एक्सियम्स हैं, दूसरे पोस्टुलेट्स हैं, तीसरे थियरम्स हैं और चौथे प्रूफ्स हैं। ये टोटल 4 ही प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। उनमें आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं उन्हीं में से डिडक्टिवली सारे थियरम्स और प्रूफ्स डेराइव होते हैं। तो इस प्रकार से पूरी यूक्लिडियन ज्योमेट्री एक डिडक्टिव सिस्टम है जो कि डिडक्टिव मेथड को फॉलो करके बनाई गई है। तो इस तरह के सिस्टम्स बहुत सारे जो मॉडर्न लॉजिक में आप जब स्टडी करेंगे तो लगातार डेवलप किए जाने शुरू हो गए। उसी प्रकार से जो हमारा अगला मॉडर्न लॉजिक की खासियत के रूप में बताया गया पॉइंट है वो है कि यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच कैन स्टैंड फॉर any of a given range of values. For instance, if x square is equal to 4 and x is a variable which ranges over the real numbers, the equation is true for just 2 values of the variable. That is, when x takes one of the 2 values plus 2 or minus 2. इस तरह के जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं जो इस तरह से फंक्शन करते हैं, वो जिनकी जगह पे हम बहुत सारे एक रेंज, जो गिवन रेंज है उनमें से कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं उसके लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, या जो रेंज में से जो वैल्यूज़ हम लेने के लिए अगर किसी सिंबल को यूज़ कर रहे हैं तो वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू उस रेंज के अंदर किसी भी वैल्यू को से बदल सकती है।
या उसकी वैल्यू उस रेंज के अंदर कोई भी हो सकती है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि ये इट वेरीज, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल का यूज़ ऐसा नहीं था कि मॉडर्न लॉजिक में पहली बार शुरू हुआ था, वेरिएबल का यूज़ पहले भी अरिस्टोटलियन लॉजिक में देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड यूज़ था। Aristotle's use of variables in logic was restricted to representing the terms used in syllogistic arguments by letters of the alphabet in order to bring out more clearly the logical structure of arguments of this type. जब हम all men are mortal, all logicians are men, therefore all logicians are mortal, इस तरह के आर्गूमेंट में लॉजिशियन के लिए मान लीजिए ए लिया, मोर्टल के लिए बी लिया और मेन के लिए सी लिया, इस तरह से जब रिप्लेसमेंट करके हम उसके स्ट्रक्चर को बाहर लाते थे तो वहाँ पर जो हम काम करते थे वहाँ पे ए और बी सी एक तरह से वेरिएबल हुआ करते थे और उनकी मदद से हम उसके स्ट्रक्चर को सामने लाते थे, कंटेंट को वहाँ पे एक्सक्लूड करते थे एक प्रकार से। तो वो भी एक वेरिएबल का यूज़ था, लेकिन इससे और भी बेहतर तरीके से और भी कई अलग अलग कामों में वेरिएबल्स का यूज शुरू हो गया मॉडर्न लॉजिक में। तो भले ही एरिस्टोटल के लॉजिक में एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में वेरिएबल का यूज़ हुआ था, लेकिन वो उतना जो पूरी इफ़िशियंसी है वेरिएबल्स की, उस इफ़िशियंसी के साथ उनको नहीं यूज़ किया गया था, उतना फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ किया जाता है एरिस्टोटलियन लॉजिक में। इस कारण से हम जो यूज ऑफ वेरिएबल्स है उसको एक पहचान के रूप में समझ सकते हैं कि मॉडर्न लॉजिक की एक खासियत है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ होता है। अब इन सब जो बातें हैं C.I. लुईस के द्वारा बताई गई, उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक ये भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न लॉजिक है उसमें सिंबल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। सिंबल्स का जो यूज़ है, यूज़ ऑफ सिंबल्स इन मॉडर्न लॉजिक इज़ सो फ्रीक्वेंट दैट इट हैज़ बिकम कॉमन टू कॉल इट सिंबॉलिक लॉजिक। अब जो सिंबल्स का यूज़ करने की वजह से हम मॉडर्न लॉजिक को कभी अक्सर सिंबॉलिक लॉजिक करके बोलते हैं। ऐसा क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या बेहतरी हासिल की जाती है सिंबल्स का यूज़ करके, उसको देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सिंबल्स आर एज़ फॉलोज़। हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं टू गेट रीड ऑफ पेरिफेरल प्रॉब्लम्स ऑफ वैगनेस, एम्बिग्विटी, ईडियम, मेटाफर एंड एम्फीबोली। हम सिंबल्स का यूज़ करके जो लैंग्वेज के पेरिफेरल प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज हमारा ऑर्डिनरी लैंग्वेज कैसा है कि हमारे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जो बातें बोली जाती हैं वो अक्सर वेग हो जाती हैं, अस्पष्ट हो जाती हैं, एम्बिगुअस हो जाती हैं, संदिग्धार्थक हो जाती हैं। इडियम्स उसमें होते हैं, मुहावरे होते हैं, मेटाफर्स होते हैं और द्वयार्थकता भी आ जाती है, एम्फीबोली भी। जो हमने जब हम इनफॉर्मल फैलेसीज़ देख रहे थे उस समय इस तरह की जो हमने फैलेसीज़ भी देखी थी कि एम्फीबोली एक फैलेसी है, एक इनफॉर्मल फैलेसी है, एम्बिग्विटी एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी है, जिस भी इस तरह की चीज़ों की वजह से हमारे जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो फैलेसियस हो जाते हैं। तो उन सब सारे कमियों को दूर करने के लिए जो हमारे पास एक उपाय है कि हम इन जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं और वर्ड्स हैं, उनको जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम उनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज की जो इंपोर्ट्स हैं, मीनिंग्स हैं, उनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ आर्बिट्रेरी सिंबल्स से उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उन कंटेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद से हमको क्या होगा कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज से जुड़ी हुई जो कमियां हैं उनको हम दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो अचीवमेंट होती है, एडवांटेज होता है सिंबल्स को यूज़ करने का, वो ये होता है कि हम जो पेरिफेरल प्रॉब्लम्स ऑफ वैगनेस, एम्बिग्विटी, इडियम, मेटाफर एंड एम्फीबोली को दूर कर पाते हैं। अगला जो एडवांटेज है वो एडवांटेज हमको इसमें मिलता है कि वी यूज़ सिंबल्स टू एक्सप्रेस द जनरलिटी ऑफ द रूल्स ऑफ लॉजिक। जो लॉजिक के रूल्स हैं उसको जनरलिटी में एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिंबल्स काम में आते हैं। इसके अलावा हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं टू गिव कंसाइजनेस एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन टू कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स विच वुड बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इफ़ दे वर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। इन पॉइंट्स को अभी और आगे हम क्लैरिफाई करेंगे। अगला जो एडवांटेज है वो ये है कि इन एवरी साइंस देयर आर स्पेशल टेक्निकल टर्म्स विच एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट्स peculiar to the science in question
And these technical terms in mathematics and logic are often most conveniently symbolized by a special ideographic notation. तो ये जो कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं उनको थोड़ा और भी विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सब क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट था, स्पेशल टेक्निकल टर्म्स सिम्बलाइज्ड बाय स्पेशल आइडियोग्राफिक नोटेशन, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में जो एक्सपोनेंट सिंबल का एक्सप्रेशन शुरू किया गया, एक्सपोनेंट सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया मैथमेटिक्स में, उससे हमको जो एडवांटेज मिला, उस एडवांटेज को देखने के लिए ये एग्जांपल आपके सामने है। a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a इज इक्वल टू b टाइम्स 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 b 12 टाइम्स। ये जो कई बार हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है, उसको चाहे पढ़ें या बोलें वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है और थोड़ा कठिन लगता है। अगर इसी को हम जब एक्सपोनेंट जो सिंबल मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी मदद लेकर अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम बहुत ही ब्रीफली और इंटेलिजिबली इस काम को कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि इसी को अगर हम चाहें तो एक्सपोनेंट सिंबल की मदद से क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 7 इज इक्वल टू b टू द पावर 12। अब आप इस दोनों एक्सप्रेशन को आप आमने सामने रख के अगर कंपेयर करेंगे तो खुद ही दिखेगा कि किस प्रकार से जो टेक्निकल टर्म है एक्सपोनेंट सिंबल को आइडियोग्राफिक नोटेशन के द्वारा यहाँ पे रखा गया, और उससे हमको जो ब्रीविटी का और इजी टू अंडरस्टैंड ये जो बेनिफिट्स एडवांटेज मिले, और ख़ास में हम उस टेक्निकल टर्म को भी इंट्रोड्यूस कर पाए, वो सब संभव हुआ इसलिए क्योंकि हमने सिंबल्स को यूज़ किया। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट सिम्बलाइज्ड बाय अ स्पेशल इडियोग्राम इज़ द जीरो साइन इन अरिथमेटिक। पहले जो रोमन नंबर्स होते थे उनमें आप देखेंगे कि जीरो साइन नहीं होता था, जीरो नंबर जैसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पर जितने ऑपरेशंस होते थे, मल्टीप्लिकेशन करना या डिवीज़न करना, इस तरह के जो भी ऑपरेशंस होते थे वो बहुत ही टफ हो जाते थे, और एक बड़े नंबर को एक बड़े नंबर के साथ ऑपरेशन कराना वो और भी मुश्किल हो जाता था। जबकि जैसे ही जीरो नंबर आया और हमारे जो डेसिमल न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस हुए, सामने आए, तो उसकी वजह से सारे ऑपरेशंस बहुत ही ईजिली इवन 10 ईयर ओल्ड किड के द्वारा भी किया जा सकता है, इतने इजी हो गए। तो ये एडवांटेज होता है कि हम जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको सिंबल्स के माध्यम से, आइडियोग्राफिक सिंबल्स नोटेशंस के माध्यम से एक्सप्रेस कर पाएँ, जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं पाए जाते हैं। इन लॉजिक वी शैल ऑल्सो नीड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लॉजिकल ऑपरेशंस इन एडिशन टू द वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स के अलावा इस तरह के जो सिंबल्स की भी हमको ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे जब बेसिक ट्रुथ फंक्शंस सीखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास हमको कुछ ऐसे नोटेशन, लॉजिकल नोटेशंस चाहिए जो ऑपरेशंस को बताते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस को बताते हैं। तो इस तरह के भी सिंबल्स इनकी एक ख़ास कैटेगरी है वेरिएबल्स के सिंबल्स की। फिर कुछ हम जो सिंबलाइज करने के लिए आर्बिट्रेरी सिंबल्स लेते हैं, उनकी सबकी बहुत प्रकार के सिंबल्स होते हैं और वो सबकी एक एक कैटेगरी है। तो उसमें ये एक जो कैटेगरी है, ये जो काम करता है, जो हेल्प हमारी करता है या जो पर्पज़ फुलफ़िल करता है, जिस पर्पज़ के लिए काम आता है, वो पर्पज़ हम इसके अलावा सिंबल्स का यूज़ किए बगैर नहीं फुलफ़िल कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए एडवांटेजियस है। अगला ये बात समझने के लिए कि किस तरह से सिंबल्स जनरलिटी ऑफ रूल्स ऑफ लॉजिक को एक्सप्रेस करने में काम आते हैं, उसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके साथ समझेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। इफ़ द प्राइस ऑफ गोल्ड राइजेस देन इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज, बट इम्पोर्ट्स विल नॉट इंक्रीज, देयरफॉर द प्राइस ऑफ गोल्ड विल नॉट राइज। ये एक आर्गुमेंट है। इसी तरह का दूसरा आर्गुमेंट देखते हैं। इफ़ द वैली वॉज कॉज्ड बाई ग्लेशिएशन then scratched boulders will be found there, but no scratched boulders are found there, therefore the valley was not caused by glaciation। अब इन दोनों आर्गुमेंट्स में हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों आर्गुमेंट्स के स्ट्रक्चर को बाहर लाने के लिए हम इनके जो स्टेटमेंट्स हैं
उनको पी क्यू इनसे अगर इन पी क्यू लेटर्स दे के असाइन करें तो एक काम तो होता है कि हम पी क्यू लेटर्स असाइन करें, और दूसरे में तब अगर हम उनको उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए लेटर लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेटमेंट में उसके लिए दूसरा लेटर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी अगर दोनों को एक साथ हमको बताना हो तो हम स्टेटमेंट के लिए सिंबल लेने के बजाय स्टेटमेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं। जैसे कि जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, दोनों को हम चाहें इफ़ वी रिप्लेस द कंस्टिट्यूएंट स्टेटमेंट्स ऑफ दीज आर्गुमेंट्स बाय द लेटर्स p and q, we have the same structure of both of them, that is if p then q but not q therefore not p। ये स्ट्रक्चर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को कोई लेटर ने असाइन नहीं किया है, बल्कि वो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स को सीधे हमने स्टेटमेंट वेरिएबल्स असाइन किए हैं। और इस प्रकार से हमने जो उसका स्ट्रक्चर निकाला है वो एक तरह से आर्गुमेंट फॉर्म को बता रहा है, और ये आर्गुमेंट फॉर्म हमको दोनों स्टेटमेंट्स में मिलता है। दस द यूज ऑफ सिम्बल्स इन दिस केस लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट enables us to bring out the features of logical importance in arguments and so to classify them into types to which we can apply general rules। अब हम ये देखते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सिंबल्स के यूज से हमको इकोनॉमी अचीव होती है एक्सप्रेशन में। हम कैसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को कम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको समझने के लिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस। एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में है, दूसरा सिम्बॉलिक लैंग्वेज में है। द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। इसको पढ़ने में एक तो इसका जो बॉडी है, इसका जो एक्सप्रेस्ड बॉडी पूरा एक्सप्रेशन है वो लंबा सा है, बड़ा सा है, एक तो ये कमी है। दूसरा, इसको समझने में भी हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और इस वजह से इसकी तुलना में अगर हम जो इसके इक्विवेलेंट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इसी बात का है वो है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप देखेंगे, दोनों को एक साथ रख के देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन एक्सप्रेशन में किस में इकोनॉमी है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो सिंबॉलिक वे में एक्सप्रेस किया गया है उस बात को, उसमें इकोनॉमी है। इकोनॉमी होने का मतलब कम में किया जा सका है। और दूसरा ये भी देखेंगे कि समझने में किसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि सिंबॉलिक वे में उस एक्सप्रेशन को जब हम बोल रहे हैं, रख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है जब हम पूरे लिंग्विस्टिक किसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये दोनों ही एडवांटेज हमको मिल रहे हैं। तो ये सब जो हमने देखा वो सिंबॉलिक जो लॉजिक है उसमें सिंबल्स का यूज, या मॉडर्न लॉजिक में सिंबल्स का यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो चीज़ें हमने नोटिस की, क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न लॉजिक का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, या डेवलपमेंट की दिशा क्या रही, उसको समझने के लिए हम ये अगर उसके डेवलपमेंट की हिस्ट्री को देखा जाए तो हम पाते हैं कि मॉडर्न लॉजिक 2 डायरेक्शंस में डेवलप किया शुरुआत में। पहले तो बूलियन अलजेब्रा का डेवलपमेंट हुआ। बूलियन अलजेब्रा की बात की जाए तो आपने जब सिलोजिस्टिक लॉजिक देख रहे थे उसमें कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने बूलियन रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पे एक बार सीखा था। वो जो सीखा था बूलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, वो बस केवल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का एक्सप्रेशन नहीं था। उस काम को जॉर्ज बूल ने और आगे बढ़ाया, और जितने सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी वैलिडिटी टेस्टिंग के लिए, उनकी वैलिडिटी को प्रूफ करने के लिए एक पूरा अलजेब्रा डेवलप किया। और वो अलजेब्रा चूँकि हम लोग यहाँ नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए कि वो बूलियन अलजेब्रा की मदद से उन्होंने पूरा जो सिलोजिस्टिक लॉजिक था उसको एक तरह से मैथमेटाइज कर दिया था। तो जो हमारा बूलियन अलजेब्रा एक डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट था जिसमें मैथमेटाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल सिलोजिस्टिक लॉजिक किया गया। इसके अलावा एक दूसरा लाइन ऑफ डेवलपमेंट भी देखने को मिला जो कि डे मॉर्गन, ऑगस्टस डे मॉर्गन और चार्ल्स पर्स के द्वारा लीड किया जा रहा था जिस डायरेक्शन को। तो वो डायरेक्शन में हमने देखा कि इन लोगों ने दे डिवाइस्ड प्रिसाइज्ड नोटेशंस ऑफ रिलेशनल आर्गुमेंट्स, और इनका जो लाइन ऑफ डेवलपमेंट है वो इतना आगे इस तरह से मॉडर्न लॉजिक के साथ घुल मिल गया या एक हो गया
कि हमको बहुत कम बार ही ये मेंशन करना पड़ता है कि ये इन लोगों के कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे वर डेवलपिंग आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन मॉडर्न लॉजिक. सो these directions came together in the works of Gottlob Frege, Peano and Whitehead and Russell. Whitehead and Russell का जो मेजर वर्क था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, आप देखेंगे तो उस पूरा जो वर्क है वो एक्सियोमेटिक सिस्टम डेवलप करके ये प्रूफ करने में लगा हुआ था कि पूरे मैथमेटिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं लॉजिक के फंडामेंटल रूल्स में, या ऐसे कहें कि हम लॉजिक के फंडामेंटल रूल्स से हम डेराइव कर सकते हैं पूरे मैथमेटिकल जो सिस्टम्स हैं उनको. तो इस तरह के वर्क में डेवलप हुआ. आगे जो शुरुआत का बुलियन अलजेब्रा और डे मॉर्गन और चार्ल्स पर्स के ये वर्क्स थे, वो दो डायरेक्शंस आगे चलकर एक में मर्ज हो गए और दोनों के जो बेहतर चीज़ें थी उनको लिया गया और उसमें की फिगर्स के रूप में गॉटलॉब फ्रेगे आते हैं और जो कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट डेवलप करने का सजेशन दे रहे थे. कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट डेवलप किया जाए. कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट में एक ऐसे स्क्रिप्ट डेवलप करने की बात किया उन्होंने कि सीधे हम कॉन्सेप्ट को रेफ़र कर पाएँ. वही चीज़ को आप जो अभी समझे हैं यूँ समझ सकते हैं कि अभी इडियोग्राम्स की जो बात चल रही थी उस तरह के स्क्रिप्ट्स पूरी डिस्कवर करने या यूँ कह लीजिए कि डिवाइस करने की बात सजेस्ट कर रहे थे गॉटलॉब फ्रेगे. और इसी तरह का काम जिस तरह का सजेशन गॉटलॉब फ्रेगे में हम देखते हैं, उसी तरह के थिंकिंग को सबसे पहले जो शुरू करने वाले व्यक्ति थे वो हम लाइबनिज को समझ सकते हैं. तो लाइबनिज ने इस तरह का सजेशन जो शुरू किया और उसके पश्चात ये जो डेवलपमेंट्स हुए हमारे बूल, ऑगस्टस डे मॉर्गन, गॉटलॉब फ्रेगे और एक वेल नोन मैथमेटिशियन है पियानो, जिनके पियानो एक्सियम्स लगभग सभी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं. तो उनसे होते हुए जो व्हाइटहेड, रसेल और फिर उनके बाद भी लेटर डेवलपमेंट्स में हमको देखने को मिलता है. तो ये पूरा एक मॉडर्न लॉजिक के डेवलपमेंट की जर्नी के रूप में समझा जा सकता है. तो हमने इस लेक्चर में मॉडर्न लॉजिक और ट्रेडिशनल लॉजिक के बीच क्या डिफरेंसेस हैं या किस तरह से हम उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ये चीज़ समझने का प्रयास किया. संभव है कि हम पूरी चर्चा को इसमें ऐसा समेट ना पाए हों कि जो जो डिफरेंसेस हो सकते हैं. एक तो बात बहुत सारी चीज़ें चूँकि ये भी है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं, दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के वेज अलग हैं. इन सिमिलैरिटीज़ की वजह से पूरी तरह उनको एक दूसरे से अलग करके दिखा पाना भी संभव नहीं होता है. तो हम लोग इतना जो ज़रूरी बातें हैं उनको समझते हुए मॉडर्न लॉजिक के अध्ययन को शुरू करेंगे. इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.